डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा, आयोग मतदाताओं को नोटिस भेजने में सावधानी बरते। कोर्ट में ममता ने आयोग पर बंगाल को निशाना बनाने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने का दिया निर्देश, कहा फंड की कमी से पीड़ितों को नहीं होनी चाहिए परेशानी। राज्यों के डीजीपी नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा योग्य वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से वंचित किया जा रहा है। डर होने पर यूपीएससी अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर पद से प्रतिबंध हटाया, बीसीसीआई के साथ जुड़ने की दी अनुमति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की अहम केसों की जानकारी आपको देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर राज्य में चल रही विशेष संशोधन प्रक्रिया पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमलय बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचौली की पीठ को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य को वकीलों ने हमेशा मामले की पैरवी की है, लेकिन न्याय नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा, हमारे वकील हमेशा लड़ते हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो हमें कहीं नहीं मिलता। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि उसने उनकी शिकायतों पर कोई जवाब नहीं दिया और एसआईआर प्रक्रिया में समस्याएं पैदा की जा रही हैं। पीठ ने ममता बनर्जी को अपनी बात रखने की अनुमति दी और कहा कि वह समाधान की दिशा में काम करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया केवल विलोपन के लिए है, शामिल करने के लिए नहीं। उन्होंने महिलाओं के नाम हटाने और दस्तावेजों की मांग पर भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग के वकील ने आपत्ति जताई, लेकिन पीठ ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और राज्य में समस्याएं पैदा की जा रही हैं। वहीं पीठ ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले में दखल देगी और निर्देश जारी करेगी। ममता बनर्जी ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेगी। यह मामला पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आयोग को नामों में विसंगतियों के आधार पर मतदाताओं को नोटिस भेजने में सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया केवल विलोपन के लिए है और इसमें पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग ने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया और एसआईआर प्रक्रिया में समस्याएं पैदा की जा रही हैं। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह नामों में विसंगतियों के मामलों में सावधानी से काम करे और मतदाताओं को नोटिस भेजने से पहले उनकी पहचान की पुष्टि करे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि आयोग ने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया है और एसआईआर प्रक्रिया में समस्याएं पैदा की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में आयोग की कार्यवाही पर नजर रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को गलत तरीके से लागू किया है और मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक टीम गठित करे जो मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करे और सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना हो। The problem is always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought
that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. Sir, I'm from a common family, but I am not fighting for my party. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड अटैक पीड़ितों को बकाया मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन पीड़ितों के आवेदन पहले ही मंजूर हो चुके हैं और उन्हें 10 मार्च 2026 तक मुआवजा दिया जाना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने यह आदेश पारित किया। नालसा ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच एसिड अटैक पीड़ितों को लगभग 484 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। हालांकि कई पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है क्योंकि राज्य सरकारों ने फंड जारी नहीं किया है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फंड जारी करें और इस संबंध में हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फंड की कमी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि फंड के बिना आवेदनों को मंजूरी देने का कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा और पीड़ितों को ठोस राहत मिलेगी। वहीं एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अपने पहले के आदेश में एसिड अटैक पीड़ितों को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। नालसा ने कोर्ट को बताया कि वह राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर रही है ताकि पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सके। कोर्ट ने नालसा को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है कि वे एसिड अटैक पीड़ितों के आवेदनों पर शीघ्र विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा अस्थायी पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति की प्रथा पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा योग्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करियर के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव भेजें और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो यूपीएससी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। अगर राज्यों द्वारा कोई चूक होती है तो यूपीएससी अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमलय बागची की पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा डीजीपी की नियुक्ति में देरी करना और अस्थायी नियुक्तियां करना प्रकाश सिंह मामले में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए कहे और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट में आवेदन कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए 3 अधिकारियों के पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जानी चाहिए। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह तेलंगाना राज्य के लिए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाए और 4 सप्ताह के भीतर इस कार्य को पूरा करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकारों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव भेजना चाहिए और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजीपी की नियुक्ति में देरी से योग्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करियर के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं इस मामले में यूपीएससी ने कहा था कि तेलंगाना सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव नहीं भेजा था और जब उसने प्रस्ताव भेजा तो यूपीएससी ने इस पर कार्यवाही नहीं की क्योंकि इसमें काफी देरी हो चुकी थी। यूपीएससी ने कहा था कि तेलंगाना सरकार द्वारा इस तरह की देरी एक गंभीर मामला है और इसके लिए राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं कोर्ट ने यूपीएससी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह प्रथा योग्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करियर के विकास में बाधा उत्पन्न करती है और इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि वह राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए कहे और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट में आवेदन कर सकती है। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर पर से प्रतिबंध हटा दिया है जिसमें वह अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ जुड़ सकते हैं।
यह फैसला 2017 के एक आदेश में संशोधन के रूप में आया है, जिसमें ठाकुर को बीसीसीआई के कामकाज से रोक और अलग रहने का था। अनुराग ठाकुर पर 2017 में बीसीसीआई के कामकाज में लोधा समिति के दिशा निर्देशों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उन्हें बोर्ड के साथ जुड़ने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि 2017 का आदेश एक आजीवन अयोग्यता के रूप में नहीं था। पीठ ने कहा कि ठाकुर ने एक बिना शर्त माफी स्वीकार की थी और इसलिए उनके खिलाफ प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इससे ठाकुर को बीसीसीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार बोर्ड के मामलों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। अनुराग ठाकुर की बीसीसीआई में वापसी के बाद उनके पास बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य पदों पर रहने का अवसर हो सकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या वे वास्तव में इन अवसरों का लाभ उठाएंगे या नहीं। लोधा समिति के दिशा निर्देशों का उद्देश्य बीसीसीआई में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। इन दिशा निर्देशों में एक व्यक्ति के लिए एक पद, मंत्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों को क्रिकेट से दूर रखने और बीसीसीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाने जैसे प्रावधान शामिल थे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था इस मामले को लेकर कि 2017 का यह आदेश एक आजीवन अयोग्यता के रूप में नहीं था। पीठ ने कहा था कि ठाकुर ने एक बिना शर्त माफी स्वीकार की थी और इसलिए उनके खिलाफ प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इससे ठाकुर को बीसीसीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार बोर्ड के मामलों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। वहीं अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई में वापसी के बाद उनके पास बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य पदों पर रहने का अवसर हो सकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या वे वास्तव में इन अवसरों का लाभ उठाएंगे या नहीं। लोधा समिति के दिशा निर्देशों का उद्देश्य बीसीसीआई में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। इन दिशा निर्देशों में एक व्यक्ति के लिए एक पद, मंत्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों को क्रिकेट से दूर रखने और बीसीसीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाने जैसे प्रावधान शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये कंपनियां नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी आम लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर ये कंपनियां भारत के संविधान का पालन नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह से बनाई गई है कि आम लोग उसे समझ नहीं सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि एक गरीब या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कि उसकी निजी जानकारी का क्या हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह निजी जानकारी की चोरी का एक सभ्य तरीका है और नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप से हलफनामा मांगा है कि वे यूजर्स का डेटा साझा नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हलफनामा नहीं दिया तो मामला खारिज कर दिया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि नागरिकों की निजता और सूचित सहमति के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं है। वहीं इस मामले में मेटा और व्हाट्सएप पर आरोप है कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करके यूजर्स के डेटा का दुरुपयोग किया है। सीसीआई ने मेटा पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे मेटा ने जमा भी करा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और तय करेगा कि मेटा और व्हाट्सएप को यूजर्स का डेटा साझा करने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के लोटस 300 अपार्टमेंट मालिकों के संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बैंक और बिल्डर के बीच सांठगांठ की सीबीआई जांच का आदेश देना होगा। उन्होंने कहा कि बिल्डर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाते हैं और लोगों को सड़क पर छोड़ देते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला होम बायर्स के हितों की रक्षा का है, जिन्होंने अपने घरों के लिए पैसे दिए हैं। बिल्डरों ने परियोजना में फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू की थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है।
होम बायर्स का तर्क है कि उन्होंने रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान कर दिया है और फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से ऋण भी लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और तय करेगा कि बिल्डरों और बैंकों के बीच सांठगांठ की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं। यह मामला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है जो अपने घरों के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। 30 हफ्ते की नाबालिग लड़की को गर्भपात की इजाजत दे दिए हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अदालत किसी महिला को, खासतौर पर नाबालिग लड़की को, उसकी मर्जी के बिना गर्भ व्यवस्था को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसे मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें एक 17 साल की नाबालिग लड़की रिलेशनशिप में रहने की वजह से गर्भवती हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के जेजे अस्पताल को आदेश दिया कि वह सभी जरूरी एहतियात रखते हुए लड़की की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नाबालिग बच्ची को गर्भपात की इजाजत देते हुए कहा, पहली नजर में यह प्रेगनेंसी इसलिए अवैध है क्योंकि लड़की उस वक्त बालिग नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह मामला मर्जी से साथ में रहने या यौन शोषण का नहीं, बल्कि अहम बात यह है कि लड़की खुद इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि प्रजनन से जुड़े मामले में उसका फैसला सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए फैसला लेना आसान नहीं है कि एक अजन्मे बच्चे या उसे जन्म देने वाली महिला में से हम किसका अधिकार चुनें, लेकिन हम क्या करें, हम लड़की को उसकी मर्जी के बिना प्रेगनेंसी जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकते। वहीं मामले के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला है नाबालिग लड़की ने गर्भ व्यवस्था को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। दूसरा है, कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, पीठ ने कहा कि गर्भवती नाबालिग लड़की की प्रजनन स्वायत्तता को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। चौथा है, कोर्ट ने मुंबई के जेजे अस्पताल को गर्भ समाप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया, जबकि आवश्यक चिकित्सा सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा वह भी एक जीवन होगा। फिर एक और सवाल है कि अगर वह 24 सप्ताह में गर्भपात करवा सकती है तो 30 सप्ताह में क्यों नहीं। अंततः वह गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती। वहीं मुख्य बात यह है कि वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, यही समस्या है। वहीं इस फैसले का महत्व ये है कि यह नाबालिग लड़कियों के अधिकारों और उनकी प्रजनन स्वायत्तता को मान्यता देता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, खासकर जब वह नाबालिग हो। यह फैसला उन नाबालिग लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है जो अवांछित गर्भावस्था का सामना कर रही हैं। – 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग कोर्ट का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, जनता ने आपको नकार दिया है और फिर आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को मिले वोट मिले पर भी पूछा कि आपको कितने वोट मिले। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। फिलहाल कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी को हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके बाद जन स्वराज पार्टी ने याचिका वापस ली। जन स्वराज के वकील सीयू सिंह ने कहा कि जो राज्य गरीब है और बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था, ना ही पॉलिसी मैटर था, उसने चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे डाले। आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि 15,600 करोड़ रुपए चुनाव के दौरान ट्रांसफर किए गए। याचिका में कहा गया था कि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने गैर कानूनी तरीके अपनाए, इसलिए चुनाव रद्द कर दोबारा कराए जाए। याचिका में कहा गया था कि राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तब महिला वोटरों को 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। उस वक्त ऐसे कदम को गैर कानूनी माना जाए।
फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।